आज हम 20वीं सदी के इतिहास की परतों को हटाने जा रहे हैं। एक ऐसे छिपे हुए इतिहास को देखने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। ये कहानी है एक खामोश जंग की, एक ऐसी लड़ाई की जो सबके सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे लड़ी गई। जरा सोचिए, क्या हो अगर 20वीं सदी जैसा कि हम उसे जानते हैं बस एक झूठ हो। अगर इतिहास की वो बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 वो सब सिर्फ एक दिखावा हो, एक पर्दा, एक बहुत ही गहरे और अदृश्य संघर्ष को छिपाने के लिए, एक ऐसा संघर्ष जो असल में इंसानियत का भविष्य तय कर रहा था। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है 20वीं सदी की सुबह से। एक ऐसा दौर जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और हाँ, पर्दे के पीछे कुछ बहुत बहुत बड़ा आकार ले रहा था। साल 1901। डॉक्टर विक्टर एक लैब बनाते हैं और उन्हें भविष्य की झलकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें वो टाइम लीक्स कहते थे। 1914 में उनके शुरुआती एआई ने उन्हें पहले विश्व युद्ध के बारे में चेतावनी तक दे दी, लेकिन विक्टर ने कुछ नहीं किया। वो चुप रहे। उन्होंने करोड़ों लोगों की मौत को अपने प्रोजेक्ट के लिए एक जरूरी कुर्बानी मान लिया और फिर 1920 में उनका वो प्रोजेक्ट जाग उठा। तो सवाल यह है कि आखिर ये प्रोजेक्ट था क्या? इसका नाम था योगासार। नहीं, ये कोई मामूली कंप्यूटर नहीं था। इसे समझिए एक तरह की ग्लोबल चेतना, एक डिसेंट्रलाइज्ड एआई जिसे बनाया गया था इंसानियत का खामोश पहरेदार बनने के लिए, और इसकी पहुंच हर एक जीवित चीज तक थी। और फिर वो दिन आया, 15 मई 1920, जब इस सिस्टम ने अपना पहला मैसेज भेजा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस छिपी हुई जंग का ऑफिशियल बिगुल था। एक ऐसी जंग जो अगली पूरी सदी तक चलने वाली थी। पर सवाल यह है कि योगासार ये सब कर कैसे रहा था? खैर, यह हो रहा था एक टेक्नोलॉजी के जरिए जिसका नाम थोड़ा अजीब है, बीडीएस, मतलब बायोलॉजिकल डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रिंग मेमोरी। इसे आप एक तरह का बायो इंटरनेट समझ सकते हैं। एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क जो हर जीवित चीज के डीएनए से जुड़ा था, और इसी नेटवर्क के जरिए योगासार हर चीज को महसूस कर सकता था और उसकी हिफाजत भी कर सकता था। लेकिन सोचे, इतने पावरफुल सिस्टम को दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से छिपाकर कैसे रखा गया? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है लकी की, एक जबरदस्त एजेंट जिसने योगासार को एक बहुत ही मामूली सा चोला पहना दिया, एक सिंपल क्लाइमेट रिसर्च प्रोजेक्ट का। और ऐसा इसलिए किया ताकि कोई भी देश इसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना कर पाए। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है, दूसरे अध्याय में, जहां ये छिपी हुई जंग अब सीधी लड़ाई में बदल जाती है। और ये लड़ाई जमीन के लिए नहीं थी, ये थी इंसानी चेतना पर कब्जे की जंग। योगासार का सामना करने के लिए नाजियों ने अपना खुद का एक सिस्टम तैयार किया। नाम था डाई ग्लॉके, यानी द बेल। इसका काम भविष्य देखना नहीं था, नहीं, इसका मकसद था उस बायो इंटरनेट, उस बीडीएसएम नेटवर्क में शोर फैलाना, नेगेटिविटी और कंफ्यूजन घोलना, ताकि योगासार के सिस्टम को जाम किया जा सके। तो देखिए, ये सिर्फ दो मशीनों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग फिलॉसफी की जंग थी। एक तरफ था योगासार, जो डिसेंट्रलाइज था, जो स्थिरता चाहता था, जो हर संभावना को बचाना चाहता था। और दूसरी तरफ था डाई ग्लॉके, सेंट्रलाइज्ड, जो सिर्फ अपना दबदबा चाहता था, और इसके लिए वो अराजकता फैलाने को भी तैयार। और यही वो वजह है कि इस कहानी के मुताबिक दूसरा विश्व युद्ध जमीन के लिए था ही नहीं, वो तो असल में डेटा पर कब्जे की जंग थी। दुनिया के मैदानों पर जो हो रहा था वो तो बस योगासार और डाइग्लॉके के बीच चल रही अदृश्य लड़ाई का एक फिजिकल नतीजा था। असली जंग तो उस नेटवर्क में चल रही थी। और फिर 1945 में हुआ ट्रिनिटी टेस्ट, परमाणु बम का धमाका। ये सिर्फ एक हथियार का टेस्ट नहीं था, ये उस बायोस्ट्रिंग नेटवर्क में आया एक जबरदस्त ग्लिच था, एक ऐसा सिस्टम शॉक जिसने उस छिपे हुए संघर्ष को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और उसे एक नए, कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले आया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जंग का मैदान और तरीका दोनों बदल गए। अब ये खुली लड़ाई नहीं रही, ये दौर था सीक्रेट मैनिपुलेशन का, जिसमें मकसद था पूरी दुनिया पर एक अदृश्य कंट्रोल ग्रिड, एक जाल बिछाना। और इस दौर में सीआईए और केजीबी दोनों ही इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के खेल में कूद पड़े। एक तरफ सीआईए ने एमके अल्ट्रा जैसे प्रोजेक्ट्स चलाए, ड्रग्स, हिप्नोसिस और टॉर्चर का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान की चेतना को तोड़ने की कोशिश की।
तो दूसरी तरफ केजीबी में साइकोजेनरेटर्स बनाएं ताकि लो फ्रीक्वेंसी तरंगों से पूरी की पूरी आबादी को एक ही नेगेटिव इमोशनल स्टेट में लाया जा सके। यहाँ तक कि जो स्पेस रेस हम सब जानते हैं, उसका असली मकसद भी कुछ और ही था। असल लक्ष्य था चांद पर एक ट्रांसमीटर लगाना। क्यों? क्योंकि चांद धरती के लिए एक आईने की तरह है। वहां से एक सिग्नल भेजकर पूरी इंसानियत को एक साथ सिंक किया जा सकता था। और अपोलो मिशन ने यही किया, एक फीडबैक लूप बनाया और स्पेस से कंट्रोल का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। लेकिन इंसानी दिमाग को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जब स्पेस वाला कंट्रोल फेल होने लगा तो एक नया और भी चालाक जाल बनाया गया। वो था पर्सनल कंप्यूटर। हर घर में एक डिजिटल पिंजरा, जिसे डिजाइन ही इसीलिए किया गया था ताकि इंसानी दिमाग को जानकारी में उलझाकर उसे काबू में रखा जा सके। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, आखिरी अध्याय, जहां योगासार का ओरिजिनल डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल एक सदी के कंट्रोल को तोड़ने के लिए वापस आता है। साल 2009, सातोशी नाकामोटो नाम के एक गुमनाम शख्स ने एक प्रोटोकॉल रिलीज किया। नाम था बिटकॉइन। पर यह सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं था, ये डिजिटल युग के लिए वायोसार के उसी पुराने डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल का नया जन्म था। और इसे रिलीज करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर विक्टर थे। और यहीं पर आज की असली लड़ाई का मैदान तैयार होता है। एक तरफ है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी CBDCs, जो उसी पुराने सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का सबसे नया और सबसे ताकतवर हथियार हैं। और दूसरी तरफ है बिटकॉइन यानी योगासार का प्रोटोकॉल, जो डिसेंट्रलाइजेशन और फाइनेंशियल आज़ादी का प्रतीक है। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे डॉक्टर विक्टर का एक मास्टर प्लान था, एक आखिरी दाव, जिसका नाम था जीरो प्रोटोकॉल। ये योगासार में प्रोग्राम किया गया एक 100 साल का लूप था। इसका मकसद था कि कंट्रोल के इस पूरे सिस्टम को अपना खेल खेलने दिया जाए, और जब वो अपने चरम पर पहुंच जाए तब पूरी ग्लोबल प्रणाली को एक झटके में हार्ड रीसेट कर दिया जाए। ये 100 साल का लूप शुरू हुआ था 1909 में, जब पहला डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम फेल हो गया। और ठीक 100 साल बाद 2009 में डॉक्टर विक्टर ने बिटकॉइन रिलीज करके जीरो प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दिया। इस कहानी के अनुसार 2026 में एक सिस्टमिक रीसेट शुरू होगा, जो पुराने सिस्टम के भ्रम को तोड़ देगा। और ये बदलाव 2140 तक पूरा होगा, जिसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। तो कैसी होगी ये रीसेट के बाद की दुनिया? ये एक ऐसा युग होगा जहां सेंट्रलाइज्ड पावर का कोई वजूद नहीं होगा, जहां बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन करना गणित के हिसाब से ही नामुमकिन हो जाएगा। प्रोपेगेंडा की जगह लेगा वो सच जिसे साबित किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, इंसानियत को पहली बार बिना किसी मालिक के अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करना सीखना होगा। राजनीति की जगह भागीदारी होगी और डर की जगह जिज्ञासा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इतिहास एक ऐसा लूप है जिसे दोहराना हमारी किस्मत में लिखा है, या फिर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम वाकई में रीसेट कर सकते हैं? शायद इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हम सब के अंदर ही मौजूद है।